सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आए हैं लेकिन बड़ा ही अहम मसला लेकर, जो कि ख़वातीन और मर्दों का दोनों का मुश्तरका है। कील मुहासे हो जाएं या फिर स्किन डल हो जाए, झुर्रियाँ पड़ जाएं, रंगत ख़राब हो जाए, ये जो मसाइल हैं ये मेरे ख्याल में ख़वातीन और मर्द दोनों के मुश्तरका हैं और वो चाहते हैं कि इनसे किसी न किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए। मौसम भी गर्म है, बाहर निकलना है तो स्किन झुलस भी जाती है और फिर आपका स्किन टोन जो वो डल हो जाती है। वजूहात क्या हैं, किस वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, फिर इनका हल क्या है, ये सब जानने की खास तौर पे बिल्कुल ऐसे ही। और ख़ास तौर पे हमने बात करनी है कि लेज़र ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं और लोगों के बहुत ज़्यादा अब इसमें रुझान जो इसका है वो हमने बढ़ता हुआ बहुत ज़्यादा देखा है लेज़र ट्रीटमेंट का। साथ ही बालों को लेज़र के ज़रिए ख़त्म करवाने के रुझान में भी हम देख रहे हैं कि खासा इजाफा हुआ है लोगों के जहनों में। मगर कई ऐसे सवालात हैं। एक सवाल तो यह है कि जी कि क्या एक ही सेशन में मेरा मसला हल हो जाएगा? नहीं, मैं तो इतने सेशंस मैंने करवा लिए, मेरा मसला हल नहीं हो रहा है। क्या स्किन कैंसर तो नहीं हो जाता? क्या ये रेडिएशन से कोई मसला तो नहीं हो जाता? ये सारे सवालात हैं जो एक आम आदमी के जहन में है। और दूसरा ये कि असल डॉक्टर कौन है? असल डॉक्टर, हाँ, सर्टिफाइड है कि नहीं, वो डॉक्टर है कि नहीं, उन्हीं के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये टेक्नोलॉजी, एक मशीन रख के क्या हर कोई जो है लेज़र का ट्रीटमेंट कर सकता है? टेक्नीशियन के पास तो नहीं जा रहे लेज़र ट्रीटमेंट लेने, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी किसी के पास असिस्ट करके उसके बाद वो अपनी एक दुकान खोल के बैठ जाए और आपको कहे कि वो सर्टिफाइड डॉक्टर और आप जाके उससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये भी जानना, जैसे हमजा कह रहे हैं, कि ये पता होना ज़रूरी है कि वो डॉक्टर है या नहीं है। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे। लेज़र ट्रीटमेंट के हवाले से जो आपके सवालात हैं वो पूछने की कोशिश करें। हमारे अमराज़ जिल्द डॉक्टर सनिया जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हमने जो सारी डिस्कशन किया, ख़ासतौर पे लेज़र के हवाले से बात करते हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात हैं। आपको क्या सवालात आके किए जाते हैं लेज़र के हवाले से? करवाने भी आ गए हैं लेकिन दिमाग में कई क्वेश्चंस भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही सवालात होते हैं जैसा आपने कहा है। एक्चुअली ये जो लेज़र्स बेसिकली जो हैं ये अब मोस्ट लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें पहले जैसे एक अगर मैं एग्जांपल दूं, एक्नी स्कार्स के लिए किया जाता था, सब्सिजन्स किए जाते थे, ये पुरानी टेक्निक्स थी। इनके करने से कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स ज़रूर आते थे। लेकिन जो ये लेज़र्स हैं, ये चूँकि जो भी चीज़ एडवांसमेंट की तरफ जाती है उसमें नंबर ऑफ़ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रेशो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो ये लेज़र्स की वजह से अब कई जो इश्यूज़ आ चुके हैं कि जो पहले चीज़ों से आते थे अब वो नहीं आती चीज़ें। तो ये चीज़ बिल्कुल मैं कहूँगी कि क्वेश्चंस यही आते हैं बिल्कुल कि क्या एक सेशन में ये चीज़ ठीक हो जाएगी, स्पेशली जो बालों का मसला होता है या एक्नी स्कार्स का मसला होता है। तो इसमें मैं हमेशा पेशेंट को गाइड करती हूँ, जो एक रिकमेंडेशन है उससे हम नीचे नहीं आ सकते। अब आगे ये आपके अपने रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है कि आपके रिजल्ट्स अर्ली आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं। नॉर्मली जैसे हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स में हम रिकमेंड करते हैं फेस के लिए 8 सेशंस, प्लस माइनस 2 सेशंस हो जाते हैं। लेकिन उसमें ये है कि हमने बालों को रूट से कम्प्लीटली ख़त्म करना होता है, जो काले मोटे बाल होते हैं। अब अगेन एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि बाल ख़त्म नहीं होते हैं और बंदा 4-4, 6-6 साल लेज़र्स कराता रहता है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जब भी आप एक सही जगह पे जाएंगे, सही लेज़र, सही पैरामीटर्स की सिलेक्शन, आपके बाल, आपकी स्किन देख के अगर वो डॉक्टर कर रहा है तो आपको रिज़ल्ट 6 से 8 सेशंस में मिल जाते हैं। बड़े कम इश्यूज़ होते हैं, जैसे कुछ लोगों में फैमिली में ट्रेंड चल रहा है कि उनमें फ़ीमेल्स में बाल आ रहे हैं या उनमें PCOS का इशू है, तो उनमें हमें कुछ सेशंस एक्स्ट्रा करने पड़ जाते हैं, अदरवाइज़ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम गोज़ फॉर एक्नी स्कार्स। और इसी तरीके से जो बर्थ मार्क की लेज़र्स होती हैं, खून की नालियों की लेज़र्स होती हैं, इसी तरीके से सारे किए जाते हैं। ये एक लेज़र ट्रीटमेंट है, उसके साथ आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको लेज़र ट्रीटमेंट दे रहा है, साथ में आपको बहुत सारे सीरम्स और बहुत सारी मेडिसिन जो कि काफ़ी कॉस्टली होती हैं वो आपको साथ में बता देते हैं। क्या लेज़र ट्रीटमेंट के साथ वो मेडिसिन उतनी ही ज़रूरी है, या फिर वो मेडिसिन काम कर रही होती है, या फिर उनका लेज़र काम कर रहा होता है? मेडिसिन इसके साथ नॉर्मली जो मैंने देखा है कि लोग जो देते हैं, अब जैसे हेयर रिमूवल की लेज़र कर देते हैं लेकिन साथ हेयर रिमूविंग क्रीम्स दे देते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ, जब आप इतनी कॉस्ट स्पेंड कर रहे हैं, आप पैसे लगा रहे हैं, तो आपको क्रीम्स लगाने की क्या ज़रूरत है? इसमें आपने सिंपल केयर ये करनी है कि एक सन ब्लॉक रखें ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे और बेहतर है, दैट्स इट। इसके अलावा ज़रूरत नहीं होती। और अगर किसी ने ऐड करनी ही है एक अच्छी स्किन केयर, तो उसमें एक अच्छा फेस वॉश, एक सन ब्लॉक और एक मॉइस्चराइज़र, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कभी भी अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट में आप एक्स्ट्रा गाइड नहीं करती इस चीज़ में। ज़रूरत कई लोग ना लेज़र इसलिए नहीं करवाते कि कहीं स्किन ख़राब ना हो जाए, स्किन जल ना जाए। एक आम जो है ना कॉन्सेप्ट ये है कि बाद में मेरी स्किन तो बिल्कुल ठीक है, मैं बालों के लिए लेज़र करवाऊं और उसके बाद कहीं दाने ना निकल आए मुझे, ये वाले कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे है। कुछ लेज़र की टाइप्स, हमारे हेयर रिमूवल की अगर मैं बात करूं तो हेयर रिमूवल के लिए ही मल्टीपल लेज़र्स हैं।
अब मैंने इसके लिए मल्टीपल लेज़र्स, एटलीस्ट 5 लेज़र्स मेरे क्लिनिक पे सिर्फ पड़ी हैं जो बाल रिमूव करने की हैं। अच्छा। वजह ये होती है कि हर बाल की और हर स्किन की टाइप डिफरेंट है, उसके हिसाब से हमने लेज़र को पिक करना होता है। अगर हम गलत लेज़र पिक करेंगे तो दाने बनेंगे, स्किन जलेगी, इसलिए ये चीज़ों की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होती है और ये इश्यूज़ बनते ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप ठीक डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये इशू नहीं बनेगा। अच्छा, अब ये ठीक डॉक्टर के पास जाने वाला मसला बहुत बड़ा है। ये कैसे हमें पता चले कि हम ठीक भी और डॉक्टर भी हो? हाँ, और टेक्नीशियन के पास हम नहीं बैठे हुए हैं इस वक्त। अच्छा, अगर आपने चेक करना है कि कौन डॉक्टर एक्चुअली क्वालिफाइड अपनी स्पेशलिटी में है, हमारी जिसको एक मेडिकल काउंसिल होती है उसकी एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर सेकेंडली इंटरनेट पे डाटा मौजूद होता है। लोग कुछ अपनी जॉब्स में ऐसे एसोसिएटेड होते हैं कि उनके साथ एक टाइटल लगा हुआ होता है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या ये बंदा ऑथेंटिक है या नहीं। लेकिन डॉक्टर सनिया, आपको पता है इस वक्त अगर हम यूट्यूब खोल के बैठ जाए ना तो वहाँ पर ऐसे ऐसे डॉक्टर्स के वो आपको वीडियोस मिल जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जैसे जाती मैंने हैं। आपसे सुन के मैंने ये बातें बतानी शुरू कर दी और मुझे लोग डॉक्टर साहब कहना शुरू कर दिया और मैं भी और मान साथ में हमजा को एक आधी मशीन भी लेके रख दें तो हमजा तो बिल्कुल डॉक्टर लगेगा, क्योंकि कुछ बातें तो आपसे सीख ली, कुछ वीडियो से सीख लेगा। देखिए, अब ये तो बंदे का और अपना मामला है कि वो ठीक तरीके से कर रहा है काम या 2 नंबरी से कर रहा है काम। तो मैं इसको हमेशा कहूँगी कि आपको मिलना उतना ही है रिस्क जितना अल्लाह ने लिखा हुआ है, चाहे आप 1 नंबरी से लें या 2 नंबरी से लें। तो आपने क्यों नेगेटिव रास्ता इख्तियार करना है, आप पॉजिटिव साइड पर हैं, क्योंकि मिलना तो उतना ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये लेज़र ट्रीटमेंट से कैंसर भी हो जाता है? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी मशीन्स के ऊपर CE या FDA अप्रूव्ड लिखा होता है। जो CE और FDA अप्रूव्ड होते हैं ये यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जिनकी 10 साल की रिसर्च होती है और उसके बाद ये मशीनें लॉन्च करते हैं इंसानों के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये मशीन्स सेफ़ होती हैं। लेकिन अगर कोई मशीन्स आपको सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, बहुत सस्ते बजट में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई वहाँ पे गड़बड़ ऐसी है जो आपको वो सस्ते में ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि ये मशीन सस्ती नहीं आती हैं जो अप्रूव्ड मशीन्स होती अच्छा, हैं। अगर महंगे वाले आपको ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं और उसके भी रिजल्ट 0 आ रहे हैं, 0 है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? वहाँ पर मशीन का प्रॉब्लम है, डॉक्टर का प्रॉब्लम है, आखिर प्रॉब्लम किस चीज़? फिर डॉक्टर स्विच करें अपना। अच्छा, डॉक्टर स्विच अच्छा, एक और चीज़ जो कोरोना के दौरान अब तकरीबन हमें 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल हमें गुजर गया, ये अब लोग कतरा भी रहे होंगे यकीनन, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका फिज़िकल जो है वो हो रहा होता है, कांटेक्ट हो रहा होता है। तो इसको किस तरीके से डॉक्टर्स के लिए भी बताइएगा और जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी बताइएगा कि इसको कैसे यकीनी बनाएं कि ये सेफ़ रहे कम अज़ कम उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो हो नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमारे तो क्लिनिक के ऊपर प्रॉपर किट्स हम लोग पहन के करते हैं और ये चीज़ मेरे ख्याल में हर डॉक्टर को करनी चाहिए कि फेस शील्ड, मास्क, डबल मास्क एटलीस्ट कोशिश करें कि ये 2 चीज़ों का, क्योंकि इंटरनेशनल अब ये चीज़ें हो रही हैं और सारी दुनिया में यही चीज़ें इख्तियार की जा रही हैं कि फ़ेस शील्ड और डबल मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिल जाए और डॉक्टर की वजह से पेशेंट को भी प्रोटेक्शन मिल जाए, क्योंकि पेशेंट की मजबूरी है मास्क उतारना। जब वो मास्क उतारा है तो एटलीस्ट आपकी वजह से वो प्रोटेक्टेड है, वो बच जाएगा। और पेशेंट अगर उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको मैं यही कहती हूँ हमेशा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर घर बैठें, जब आप ठीक हो जाएं तब आप क्लिनिक पे आएँ, ताकि आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द कोई और मुतासर ना हो। ठीक है। अच्छा, लेज़र ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक कुछ ऐसा रिपोर्ट हुआ हो कि कोई स्किन, जैसा आप कहती हैं कि हर स्किन के लिए एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो कुछ ऐसा रिपोर्ट भी सब कुछ ओके है, मशीन भी ठीक है, डॉक्टर भी ठीक है, हमें स्किन का भी पता लग गया, अब हमने ट्रीटमेंट की है, उसके बाद भी क्या चांसेस हैं कुछ कि स्किन ख़राब हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम्स आ सकती है? चांसेस वेरी लेस चांसेस, बहुत कम चांसेस होते हैं उस सूरत में जब पेशेंट्स डॉक्टर की प्रोसीजर के बाद की डायरेक्शंस फॉलो ना करें। अच्छा, पेशेंट प्रोसीजर करके चला जाता है और करवाने के बाद घर जाके वो केयर ना करे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर आ सकते हैं। लेकिन अगर वो केयर करें, और केयर में क्या चीज़ें जो मैंने सिंपल सी आपको बताई हैं कि सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र, इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी रूटीन में रखें, आपकी स्किन पे कोई डैमेज नहीं आता। क्योंकि हर प्रोसीजर की एक अलग, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डॉक्टर का 50% काम है और पेशेंट का 50% काम है जो वो घर जाके करता है। तो वो केयर बहुत ज़रूरी होती है, उतनी ही जितना प्रोसीजर ज़रूरी है। इन दोनों को कंबाइन और हैंड इन हैंड लेके हमने चलना होता है, तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी कही जाती है कि आपने हेयर रिमूवल के लिए लेज़र करवाया, उसके बाद आपने जी धूप में नहीं जाना है, सूरज की रोशनी में नहीं जाना है। वाकई अगर ऐसा है तो ये कितने अरसे के लिए? अपने किचन में नहीं जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये इशाल ठीक कह रही हैं। और दूसरा, आपके पास जब आते हैं और पेशेंट्स आके क्या कहते हैं, एक आपने बताया कि जी कि 8 सेशन होंगे, आमतौर पर लोगों की आप रेशो क्या देखती हैं कि 1-2 के बाद कितने हैं जो
रहते हैं और कितने हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई अभी तक कुछ नहीं किया आपने? अच्छा, पेशेंट्स को जब रिजल्ट्स मिलते हैं पहले सेशन के बाद ही तो वो स्किप नहीं करता फिर सेशन। पेशेंट्स आते हैं और मैंने देखा है माशाल्लाह लोगों में अब अवेयरनेस भी आ चुकी है और लोगों को जब रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो अपने उस प्रोसीजर को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। और ऑनेस्टली जब पेशेंट छठे सेशन पे 7वें सेशन पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ दे रहा होता है, दूसरों को बता रहा होता है, तो हमें भी अंदर से खुशी हो रही थी कि हमारा पेशेंट खुश है। तो ये चीज़ बड़ी एक ना हमारे लिए प्रॉमिसिंग होती है कि एक अल्लाह का शुक्र है कि पेशेंट एक अच्छे वर्ड्स लेके वहाँ से जा रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल हैं, लेकिन जब वो पहले सेशन पे अपने रिजल्ट्स इंप्रूवमेंट देखेगा ऑटोमेटिकली वो फॉलो करते हैं चीज़ को। और वो सूरज वाली और सूरज वाली जो बात है, यस, सूरज वाली तो बात हम रूटीन में भी कहते हैं कि आप सूरज में अननेसेसरी बगैर किसी वजह के मत जाएं। रीज़न ये है कि आपकी सनलाइट जो है, सनलाइट आपकी स्किन को डैमेज करे और मोस्टली लोग सन ब्लॉक्स नहीं लगाते हैं, उससे आपकी स्किन पे डैमेजेस, स्किन के एजिंग प्रोसेस, ये सारी पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर सनिया, मैं ये भी सुन रही थी कि जब बादल हैं आपको लग रहा है कि धूप नहीं है तो आप विदाउट सन ब्लॉक बाहर निकल आए हैं, तो आप ये नहीं समझें कि आपको उस वक्त वो रेज जो हैं वो आपको आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर सकती, बल्कि बादलों के अंदर से भी वो रेज आपको डैमेज कर सकती है, मतलब इतनी डेंजरस हैं। बिल्कुल ऐसे UVB रेडिएशंस बादलों में से भी आ रही होती हैं, इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल बगैर किसी छुट्टी के मस्ट है। ये चीज़ जो लेज़र से आपने मुझसे पूछा था कि लेज़र के बाद चूल्हे के सामने नहीं जाना, धूप में नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। लंच टाइम प्रोसीजर्स होते हैं, पेशेंट आते हैं, कराते हैं और बैक टू वर्क, वापस अपने काम पे या कहीं पार्टी भी अटेंड करनी है उधर भी जा सकते हैं। इसमें कोई इस किस्म की ख़वातीन के लिए एक और अहम क्वेश्चन है और हम लोगों के लिए भी कि जो स्क्रीन से वाबस्ता लोग हैं, वैसे मर्द ज़रात भी बड़े अब मेकअप शेकअप करते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट करवाइए उसके बाद मेकअप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ लेज़र्स के सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे हम कोई एबलेटिव लेज़र कर रहे हैं, कोई डैमेजिंग स्किन पे जो उस पर आप 24 आवर्स के बाद मेकअप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। क्योंकि कई मैं काम को नहीं इसमें इफेक्ट होने देती कि काम चलता रहे पेशेंट का, आपने उसमें हिंड्रेंस नहीं डालनी, उसमें रुकावट नहीं डालनी कि उसका लाइफस्टाइल डैमेज ना हो। उसमें एक प्रोसीजर करा लिया, पेशेंट 5 दिन घर पे नहीं बैठ सकता, उसका जॉब ऐसी है, उसका काम ऐसा है, तो आप 24 घंटे के बाद उसको मेकअप से या कैमोफ्लेज कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान का अपनी कई अहम क्वेश्चंस थे, लोगों के कन्फ्यूजन्स थी, वो आपने दूर किए हैं। तो भाई अब सारा कुछ हमने सुन लिया और हमने क्या करना है कि पहले तो हमने देखना है कि सही, ठीक और वाकई तौर पर ये डॉक्टर साहब हैं या डॉक्टर साहिबा हैं या नहीं हैं, उनके पास जाएं। बाकी फिर तवक्कल रखें, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करें क्रिकेट की। और पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग की है और 10 विकेटें मैच में ली हैं शाहीन शाह अफरीदी ने। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 109 रन की जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वैसे तो अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी हाथ जो है वो बारिश का और फिर साथ ही साथ अगर हम देखें तो कम लाइट का भी रहा कि हमें काफ़ी पूरी कोशिश की कि वेस्ट इंडीज़ किसी तरह से जो है ना मैच से बचा पाए, लेकिन शाहीनों ने बेहतरीन खेल पेश किया। पहला मैच भी जिस तरह से इशाल हुआ, पाकिस्तान जीत रहा था, एंड पे 2 कैचेस हो जाते तो शायद नतीजा बदल जाता। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं कि वो रिजल्ट्स के बाद क्या देख रहे हैं और कितने वो खुश हैं। नसीम राजपूत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बेहतर नतीजा मिला जो हम पहले मैच से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ज़रा दिलेराना फैसले किए गए और एक अच्छा हमें नतीजा मिला। कैसा देखा आपने पूरा मैच और पूरी सीरीज? वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग हमजा एंड इशाल। वाकई ज़बरदस्त मैच देखा हमने और कई एक्सपेक्ट ऐसे थे इस मैच के कि जिसके बाद पाकिस्तान की फतह हासिल करना बिलाशुबा बड़ा कारनामा है। जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ था, हम टॉस लूज कर गए थे एक डिफिकल्ट कंडीशन में, एक मुश्किल पिच पे, और उसके बाद हमने वहां पर 302 रन उस वक्त स्कोर किए जब 2 रन पे हमारे 3 आउट हो गए थे। और जहां फवाद आलम की शानदार सेंचुरी थी, वहीं पर अगर हम देखते तो बाबर आजम के दरमियान जो 158 रन की शराकत हुई थी उसने बड़ा रोल प्ले किया। खासकर जो सेंचुरी स्कोर की फवाद आलम ने, उनको टाइम भी मिल गया। तकरीबन एक दिन और खाने के वक्फे तक दूसरे दिन मैच नहीं हो सका था, यानी दूसरे दिन तो बारिश के बावजूद, लैप्स के बावजूद, मुश्किल कंडीशन के बावजूद, आपने जैसे बड़ी अच्छी बात कही हमजा कि जो डिसीजन लिया था, बहादुराना डिसीजन था पाकिस्तान का कि उन्होंने डिक्लेयर किया। हालांकि फवाद आलम बैटिंग कर रहे थे तो पाकिस्तान 10 रन और कर सकता था, लेकिन अपने टाइम को सिक्योर किया और ऐसा मार्जिन दिया था वेस्ट इंडीज को कि आप भी जीतने जा सकते हैं। इतने ओवर्स आपके पास मौजूद हैं, तो बड़ा बोल्ड डिसीजन था, जबरदस्त परफॉर्मेंस ग्रीन शर्ट्स। और परवाज जो हमारे शाहीन की रही शानदार, 18 आउट करती थी, क्या बात है। 70 आउट करने वाले पाकिस्तान की जानिब से फास्ट बॉलर बन गए 2 मैचों की सीरीज में। जी
तो नसीम साहब ये भी बताया कि जिस तरह से मैच जो है वो बारिश का शिकार भी रहे, फिर कम रोशनी की वजह से मैच जल्दी भी ख़त्म होता रहा, उसकी वजह से भी हम मैच ले गए, या फिर वाकई शाहीनों ने जैसे आपने कहा कि बड़ी अच्छी परवाज रही उनकी, वही वजह थी कि हम बड़ा अच्छा मैच खेल पाए? विशाल, वो जो चौथे दिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की है आने के बाद, जब उनका सिर्फ एक आउट हुआ था और उसके बाद जो पाकिस्तान ने उनको 150 रन में आउट किया और जिस पेस के साथ पाकिस्तान ने आउट किया, वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। और दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि पाकिस्तान के बैट्समैनों ने भी बोर्ड पे इतने ज्यादा रन स्कोर नहीं किए थे। एक लक पाकिस्तान की यहाँ पर फेवर कर गई कि जिस वक्त बारिश हुई है उससे पहले फवाद आलम इंजरी का शिकार हो गए थे, तो फवाद आलम को एक दिन और उसके बाद फिर खाने के वक्फे तक आराम का मौका मिल गया। फिर वो बैटिंग के लिए आए तो उन्होंने तकरीबन 60 के करीब रन्स का इजाफा किया, वो बहुत क्रूशल रन्स थे। तो कहीं पाकिस्तान को फेवर भी किया, लेकिन पाकिस्तान अपने बिल पे जीता। और एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा, वो ये कि जबरदस्त मैन ऑफ द सीरीज देने का फैसला था जो आउट किए थे शाहिद शाह, लेकिन मैन ऑफ द मैच एक ऐसा था कि यहाँ पर अगर 10 आउट थे शाहीन के, तो फवाद आलम की उससे 124 रन नॉट आउट रन की इनिंग की भी उतनी ही कदर थी, क्योंकि शाहीन ने बॉलर्स फेवरेबल कंडीशन में आउट किए थे, फवाद ने बैट्समैन के लिए जो डिफिकल्ट कंडीशंस थी वहां पर सेंचुरी स्कोर की थी। तो अगर दोनों को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, यहाँ पे मेरी अपनी जाती राय में मैन ऑफ द सीरीज बिल्कुल बेहतरीन दिया गया, लेकिन यहाँ पर दोनों का रोल बनता था। अगर आप 100 रन को हटा दें, 124 रन, तो आप 300 रन नहीं कर रहे, आप 302 रन नहीं कर रहे, तो आप प्रेशर नहीं डाल रहे। ठीक है नसीम राजपूत साहब, ये भी बताइएगा, हमारे ओपनर्स उस तरह से कामयाब नहीं रहे, दूसरी इनिंग्स में चले तेज़ खेले, कुछ बेहतर खेले, जो चाहिए था वैसा ही परफॉर्म किया, लेकिन पूरी सीरीज़ की बात करें तो कुछ अच्छा नहीं खेल रहे। ख़ासतौर पे इमरान भट्ट की बात करें, वो मुसलसल नाकाम होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। एक उन्होंने स्कोर जो है 90 प्लस किया हुआ है, बाकी उनके स्कोर कम है। तो ओपनर्स फिर अज़हर अली का नीचे आना और वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, सवालिया निशान तो फिर भी काफ़ी हैं। यहाँ बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान की मैनेजमेंट कोई चेंज करेगी। देखिए, आपके पास दूसरे ओपनर की सूरत में अब्दुल्ला शफीक मौजूद है। अब्दुल्ला शफीक पहले T20 खेल गए थे, सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच की वजह से, जिस बैट्समैन ने एक फर्स्ट क्लास मैच खेला वो टेस्ट टीम का हिस्सा हो, लेकिन सऊद शकील का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था आपके पास। तो आप ऐसे में आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि अजहर ऊपर जा सकते थे। टीमें खुद को ऐसे एडजस्ट करती हैं ड्यूरिंग सीरीज, अगर उनके पास कोई प्रॉपर उस जगह का स्पेशलिस्ट बैट्समैन ना हो। जैसे शान मसूद की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, वो भी अवेलेबल नहीं थे, तो ऐसे में आप कर सकते थे, आप अजहर को ऊपर लेकर जाते, सऊद शकील को 3 नंबर पर बैटिंग कराते, सऊद शकील की सूरत में आपको एक स्पिनर भी ऐड हो जाता। तो ये तो तमाम चीजें। फिर इमरान भट्ट का आपने जैसे नाम दिया यार, 191 के अलावा जो पिछली इनिंग अगर आप हटा देते हैं, तो बाकी जो उन्होंने इनिंग खेली उसमें 3.5 की औसत से उनके रन है, तो अब तक वो एक्सपेक्टेशंस पर पूरे नहीं उतरे। इसी तरह आबिद अली भी जहाँ डिफिकल्ट कंडीशन आ रही है, आप एक चीज देखें, वहाँ हमारे ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ फेवरेबल कंडीशन आ जाती है ये रन स्कोर कर देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना होगा। नसीम साहब, पाकिस्तानी शाहीन बहुत अच्छा खेले, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज़ी टीम जो है वो कमजोर देख रहे हैं आप? उनको कहाँ स्टैंड करते हुए देखते हैं, कैसी टीम है वो? देखिए ईशाल, हम तो पहला मैच भी जीत गए थे, हमें तो पहला मैच भी नहीं हारना चाहिए था, क्योंकि हम जिस फेवरेबल कंडीशन में हमें बॉलिंग करने का मौका मिला था, शायद वो स्पार्क जो हमें इस दूसरे टेस्ट में दिखाई दिया, वो पहले टेस्ट में बहुत कोशिशें की थी, लेकिन उतना स्पार्क नहीं था। दूसरी चीज ये कि मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हम थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे 9वीं विकेट हासिल करने के बाद, जब रिजवान ने बहुत शानदार कैच लिया था ग्राउंड के बाहर, फील्डर भी अंदर आ गए थे, सब आगे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे हमने मैच जीत लिया। हालांकि अभी हमने अपना टारगेट हासिल नहीं किया था, हमें अभी टारगेट हासिल करने के लिए 1 विकेट दरकार थी। तो एफर्ट बहुत किए, वो रन फिर वेस्ट इंडीज ने स्कोर करने थे, कामयाबी उनके नसीब में जुड़ी हुई थी, लेकिन मेरे ये रन्स हमें होने नहीं दे रहे थे, तो हम 2-0 जीत के आते ये सीरीज, लेकिन अच्छा कमबैक खिलाड़ियों का, हमें वो टेस्ट नहीं जीत सके। हमने ये टेस्ट जीतने के बाद ये साबित किया कि हम उनसे सुपीरियर टीम है। और बिल्कुल ठीक बात कह रही इशाल के, इस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप उनके नाम अगर उठा के देखेंगे तो आप इतने लोगों को जानते ही नहीं है। मेरी ब्रेथ है जो सबसे बड़ी उनकी होप है, इतना ज्यादा अब तक उनको भी इंटरनेशनल सतह पे नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है।
तो उस लिहाज से पाकिस्तान की अच्छी फतह उनकी कंडीशन में अगर आप मैच जीतें तो फिर बिल्कुल ठीक है। अच्छा नसीम राजपूत साहब, आखिर में 1 मिनट रह गया, लेकिन वो जो आपने जिक्र किया रिजवान के कैच का, इस पे हमने पहले भी एक दफ़ा गुफ्तगू की थी। आपको नहीं लगता जिस तरह से खिलाड़ी अंदर आ गए थे, कोई एक्शन लेना चाहिए था, पीसीबी को खुद से एक्शन लेना चाहिए था कि ये तरीका नहीं होता, मैच खत्म नहीं हुआ था, मैच अभी जारी था, मैच के अंदर बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो अंदर आ गए हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए, इतना इमेच्योर नहीं होना चाहिए खिलाड़ियों को। बिल्कुल सही बात है कि आपने जो है वो आप वो खिलाड़ी हैं कि जो मैच का हिस्सा भी नहीं है, आपने विप भी पहनी हुई, और विप पहने हुए खिलाड़ी जो है वो सेलिब्रेशन के लिए मैच के खत्म होने से पहले अंदर आ गए। देखिए आपने बिल्कुल अच्छा नोटिस किया यहाँ पर। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस सिलसिले में कोई एक्शन लेगी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बायलैटरल सीरीज जितनी भी होती हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं देती। वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अपने इवेंट्स में ज्यादा एक्टिव होती है, लेकिन उनका अपना मैच रेफरी होता है जो फराइज अंजाम दे रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से मैच रेफरीज ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे, तो फिर जो मकामी मैच रेफरीज होते हैं वो होते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, इस चीज का नोटिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरीके की गलती ना हो। और फिर सबसे बड़ी चीज हमजा, हम मैच लूज कर गए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिर मजाक बनता है नसीम राजपूत साहब के देखेंगे पाकिस्तान ने वक्त से पहले ही जो है शायद जश्न मना लिया, मिठाइयाँ बांट दी। बहुत शुक्रिया आपका नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने सीरीज़ बराबर कर दिया है और हम T20 सीरीज़ जीत गए थे। उसका भी एक ही मैच हो पाया था, लेकिन पाकिस्तान वो सीरीज़ जीत गया था। बिल्कुल, ये हमारी अचीवमेंट है कि हम जीत गए। बिल्कुल, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।